नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 का। और इस अनसॉल्व पेपर में आपको आज बताने वाले हैं वर्ष 2022 का सेट नंबर 3। तो सभी जानते हैं कि ये अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर कितना ही सर्वोत्तम है और इसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, पूरा का पूरा अनसॉल्व पेपर। अभी तो ये 2022 का जितने सातों सेट हैं वो हल करवाने के बाद हम 2019 का करवाएंगे, 21 के बाद 20, 19। और या तो आप लोग जैसी प्रतिक्रिया करेंगे कि सर शुरुआत से कराइए, तो हम शुरुआत से भी कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक नहीं किए हैं तो हल करते हैं आज का सेट नंबर 3 से। अब देखिए, जो भी सेट होता है ना, उसमें हमें जितने भी प्रश्न दिए होते हैं उनमें से निर्देश पहले दे देते हैं, तो वो निर्देश हमें ज़रूर पढ़ना है। निर्देश के साथ साथ फिर आपको एक तरफ से हल करते चले जाना है, या जो भी प्रश्न आ रहे हो उसको पहले करिए, लेकिन जो ना आ रहा हो उसमें फालतू का समय नष्ट ना करें। ये आप विशेष ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ हम आप लोगों को एक तरफ से हर एक सवाल बताते हैं ताकि आप लोग एक तरफ से हल करते चलें, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए हल करते हैं फिर अब हम। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। कहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला काम ये होता है कि यदि आपको इसका प्रत्येक प्रश्न का आंसर एग्जैक्टली डायरेक्ट सीधे सीधे पता है कि हाँ इसका आंसर यही होने वाला है, तो आपको करना ये होगा कि सीधे आप उसको टिक कर सकते हैं कॉपी में लिख करके। यदि नहीं पता है तो आप उसको हल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको विशेष याद रखिए, ठीक है। तो इसमें आपका समय बचेगा और पहला प्रश्न हो सकता है, अगर सही सही ऑप्शन पता है तो आप 1 मिनट में ही पूरे के ये 6 अंक अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम आपको हल करके बताएंगे। तो जैसे कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा, ठीक। तो ये कहा है ना, तो इसका जो होगा रूप होगा 2q। क्योंकि अब इसको समझ लीजिए, देखो ये q-1 ये तो एग्जैक्टली विषम है, इसमें सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, और तभी तो सम की बात की है। अगर इसमें भाग दो तो 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। यही एक संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 1 बच रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न संख्या 1 का है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2q, ठीक। तो यही इसका हो गया आंसर। अब अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 का खा। तो अब देखो प्रश्न संख्या 2 का खा, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदुओं a 2, -5 अथवा b -2, 9 से समदूरस्थ है। दूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। यानी अब इसको समझने के लिए क्या कहो, हमें एक मान लेते हैं, ये 2 बिंदु दिए हैं, कौन कौन से, a और ये b। ये x अक्ष से क्या है, समदूरस्थ हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो इससे समदूरस्थ होगा, ये कहा है। तो यहाँ पर एक हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये एक रेखा खींच लेते हैं, इसको कह देते हैं a, इसको b। तो ये a, ठीक है ना, ये b। a के निर्देशांक क्या हो गए, a के मान लो दे रखे हमें 2, -5, और b के क्या है, दे रखे हैं -2, b। ये है। अब वो बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो x अक्ष से समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर होगा। यानी हम वो बिंदु मान लेते हैं P। P के जो निर्देशांक होंगे वो कहाँ पर होगा, देखो x अक्ष पर बात कर रहा है। x अक्ष पर होने का मतलब x अक्ष का तो मान होगा, लेकिन y अक्ष का मान नहीं होगा, यानी y का मान 0 होगा, ठीक। तो इसको हम क्या मान लें, x, 0 मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है,
जीरो होता है, तो इसलिए ये हमने मान लिया, यहाँ पर हम ये दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बात हमने लिख लिया है ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान शून्य होता है, तो इसके निर्देशांक जो है एक्स अक्ष का एक्स मान लिया और वाई का जीरो कर लिया। अब देखो, जबकि ये क्या है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होने का मतलब यहाँ पर हम ये भी दिखा देंगे, चूँकि बिंदु ये कैसे है, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है, तो ये हम ले रहे बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ कौन, ये P A से भी समदूरस्थ है और B से भी समदूरस्थ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं AP बराबर ये क्या हो जाएगा, BP, यानी AP की दूरी और BP की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको क्या, इसलिए सीधे अब अगर हम इसको देखें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इस तरीके से मान सकते हैं AP बराबर BP। तो सीधे हम सूत्र से लगा रहे AP के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर x2 हम इसको माने, ठीक है, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, लिखने में बहुत सवाल बड़ा हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के यहाँ पर क्या होगा, 0, माइनस y2 का मान क्या है, 5 है, तो +5 का होल स्क्वायर बराबर BP की अगर बीच की दूरी निकालें, तो ये x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, या इसको अगर हम x2 y2 माने, ठीक है, ये कितना लिखा है सवाल में देखिए, 2,9 है, और हम लिख गए 2,B, ठीक है ना, देख लो 2,-2,9 है। तो हम इसको x2 इसको y2 इसको x1 y1 इधर से कर ले रहे, ठीक है, या x2 y2 कुछ भी कर लो, तो इसमें भी सूत्र वही। अब हम इसको x2 y2 मान रहे, इसको x1 y1 इधर से मान लेते हैं। तो जब x2 करेंगे तो x2 का मान क्या रहेगा, x माइनस x2 का 2 है, तो माइनस ये और माइनस सूत्र वाला प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और -9 का होल स्क्वायर, सूत्र से ये हो गया। अब इसका वर्गमूल लेकर के अंडर रूट हटा दो, तो हम कह देते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर चलो वर्गमूल ले लो, तो अंडर रूट केवल हट जाएगा, तो आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस इसका 0 में 5 जो ऐड करो तो 5 का होल स्क्वायर ही बचेगा, बराबर इधर से x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में -9 लेस करो तो -9 का ही क्या होल स्क्वायर बचेगा। अब इनके होल स्क्वायर कर दो अपन, तो x का वर्ग, देखो इसमें a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4, a 2 तो 2 का वर्ग होता है 4, -2a भी लगेगा, तो -2 और 2 दूना 4 यानी 4x प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर, इधर से ओपन करिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और प्लस 9 का वर्ग होता है 9×9 = 81। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए, इधर 4 से 4 कटे, इस 4 को इधर ले आओ तो -4x ये और 4x ये भी आए तो -4x बराबर 81, इधर 25 को इधर भेज दो तो ये आ गया -25। तो अब देखो 4 4 यानी -8x बराबर -56, 81 में 25 लेस कर दो, 11 में 5 गए 6 और 7 में 2 गए 5, ठीक, तो माइनस माइनस भी कट गया, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 56/8, 8 एकम 8 8 ते 56, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -7, ठीक है ना। इधर तो प्लस का ही बचा था, ये माइनस हम कहाँ से काट दिए, इधर तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना, ये माइनस है ही नहीं, इधर ये माइनस रहने वाला है, तो x बराबर ये -7।
आ गया। ठीक, x का मान -7 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं जो हमसे पूछा था, तो x अक्ष पर बिंदु होगा, तो x अक्ष पर जो बिंदु होंगे तो वो क्या हम लिख सकते हैं, x अक्ष पर बिंदु, हमने क्या माना था, p के माना था p, तो ये p क्या था, x कामा 0 बराबर कितना आ जाएगा, x का मान निकल कर कितना है -7, तो -7 कामा 0। अब ये विकल्प में हमें कौन सा दे रखे हैं, पहला ही दिए हैं, तो यही हो जाएगा आंसर। केवल आप आंसर को काले पेन से लिख दीजिए, एग्जामिनर की नज़र तुरंत उसी पर जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ऐसे लिख देंगे, आंसर तुरंत वो नंबर दे देगा आपको। अब देखो अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इनकी संगत भुजाएं जो है ना वो 9:4 के अनुपात में है। यानी जैसे कि इसकी ये पहली भुजा कितनी है 9, इसकी है ये 4, एक एक भुजा को ही केवल 100 कर लिए। तो अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्गों क्षेत्रफलों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, नहीं उल्टा कहेंगे ना, तो ये होता है चूंकि समरूप या समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं, तो देखो यहाँ पर हमने एक प्रमेय क्या लिखी, चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है और कुछ नहीं है। तो इसी प्रमेय के आधार पर फिर क्या होगा, तो यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाएं, जैसे हमें AB और PQ का मान पता है, लिखा है, उसी का लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब देखो हमें क्या भुजाएं दी गई हैं, जी हाँ संगत भुजाएं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 बटे 4 का स्क्वायर 16, ये होता है। यानी ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इतना आ गया। तो इसी को यदि अनुपात में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि अनुपात ही पूछा है और अनुपात में ही दिए हैं, तो पहले ABC का कितना है 81 और अनुपात 16, और ये हमें ऑप्शन में कौन सा थर्ड दिए हैं, तो हम काले पेन से यदि हल करके लिख रहे हैं ना तो यहीं डाल देंगे आंसर। और आप इस तरीके से काले पेन से लिखें तो एग्जामिनर की नज़र तुरंत इसी पर जाएगी और वो तुरंत देख करके नंबर दे देगा। ठीक है ना, तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का घात क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। हमें दे रखे हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो पहले यहाँ से हम क्या करें, थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कास थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देते हैं, तो बराबर ये 1/2 ये हो जाएगा। अब अगर इसका ले लें हम वर्ग मूल, तो ये सीधे कास थीटा बचेगा, कास थीटा बराबर इसमें लग जाएगा अंडर रूट, यानी तो ये हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है और 2 का √2 हो जाएगा ये। तो अब देखो 1/√2 कास में किसका मान होता है, कास 45 का होता है, तो कास थीटा बराबर ये कितना का हो जाएगा, कास 45 का, कास कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 अंश। तब अब हमसे पूछा साइन थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा का, तब
साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो थीटा बराबर क्या है, साइन का मान 45 आ ही चुका है, तो हम रखेंगे साइन, अब देखो बराबर, देखो केवल साइन तो साइन रहेगा, ठीक। अब थीटा का मान कितना है 45, तो अच्छा पहले हम अगर साइन स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब मान इधर से हम रख रहे हैं, अब मान रख दो, तो बराबर देखो साइन थीटा, यानी हम रखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान निकल कर आया 45, और इसका है होल स्क्वायर। अब साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो इसका कर दो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और यही इसका आंसर हो गया। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने के लिए ये जो कास स्क्वायर दिए थे इसको हम चेंज कर देते 1 माइनस साइन स्क्वायर में, और 1 को इधर भेज देते, तब भी ये हल हो जाता। लेकिन हमने इस तरीके से हल कर दिया, तो खैर ऐसे भी हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का अंगा में क्या कह रहा है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगी, यानी ये हमें चित्र दे रखे हैं, ठीक है ना, इसमें हमसे परिमाप पूछा है, तो सबसे पहला काम है हमारा चित्र बना लेना। तो अब देखो सबसे पहले हमने चित्र बनाया, अब चित्र में हमें जो चीज़ दी गई है वो लिख लिया, है ना। 7 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या, और थीटा बराबर कितना है 60 अंश, यानी थीटा होता है त्रिज्यखंड का कोण, तो ये भी लिख लेते हैं थीटा बराबर 60 अंश, और त्रिज्यखंड OAB की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। अब देखो एक चित्र में देखो ये 7 है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो ये भी होती है, तो ये अभी कितनी रहेगी 7। अब हमसे एक चीज़ समझ लो, परिमाप पूछा है, तो परिमाप होती है चारों ओर की माप, तो इसमें अगर परिमाप की बात करें तो 2 त्रिज्याएँ आ रही हैं, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, और ये आ रही है चाप की माप, तो हमें चाप की माप तो पता नहीं है, त्रिज्या तो पता है, तो चाप की माप निकालते हैं, ठीक। तो चाप हम लिखेंगे चाप की लंबाई L, इस चाप की लंबाई को L से लिखते हैं। अब इसमें AB ही चाप है, तो हम सीधे L लिखे दे रहे हैं, और तो कोई दूसरा चाप है नहीं, तो L बराबर होता है थीटा बटे 360। अच्छा ये थीटा क्योंकि कोण पता हो, और ये वृत्त का एक हिस्सा होता है, तो इसलिए 360 किया जाता है, इंटू पाई 2πr। ये क्यों 2πr ही क्यों आया, क्योंकि ये परिधि का ही तो एक हिस्सा होता है चाप, तो इसलिए 2πr किया जाता है। अब रख दो मान थीटा का मान है 60/360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, आर देखो ये 7 है, तो 7 से 7 कटा, 6 एकम 6 छचरंग 36, ठीक। तो और 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, तो ऊपर आ गया 22/3, यानी ये L बराबर जो आया वो आ गया 22/3। अब हम कह सकते हैं त्रिज्यखंड कौन सा था, OAB का परिमाप मतलब चारों ओर की माप होती है, माप बराबर क्या हो जाएगा 2r + L, यही तो होगी, क्योंकि 2 त्रिज्या है, देखो एक त्रिज्या जी एक ये त्रिज्या, यानी त्रिज्या को r से लिखते हैं तो 2r हो जाएगा, और एक ये चाप को L से लिखा, ठीक। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 इंटू आर का मान है कितना 7, प्लस का L का मान ये निकल कर आया 22/3, तो अब देखो 7 दूना 14 प्लस 22/3, इनका गुणा करा लो, LCM ले मतलब, तो 14 था ये 42 प्लस का 22/3, तो इनको ऐड कर दो, 4 2 नहीं 2 2 4 और 4 2 6/3, और ये सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की इकाई हमेशा सेंटीमीटर, यानी जो इकाई दी है उसी में होगी। तो ये विकल्प कौन सा आ गया, यानी विकल्प फर्स्ट वाला ही क्या है वही हो गया सही, तो ये सवाल भी हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का चा,
चार देखो यहाँ पर क्या कह रखा है, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, a से बढ़ा दिया जाए का मतलब कह रहा है a जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो नया माध्य होगा। और ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हल करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या, n प्रेक्षण जो है, तो n प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना है, x बार है। तो हम ये n प्रेक्षण कौन कौन से होंगे मान लेते हैं, ठीक। तो देखो n प्रेक्षण है, तो यहाँ पर हम एक चीज दिखाई दे रहे हैं, माना n प्रेक्षण, ये n प्रेक्षण कौन कौन से होंगे ये बात हमें समझ लेना है। तो n प्रेक्षण बराबर एक तो x1 हो जाएगा, ठीक ठीक, फिर एक x2 प्लस नहीं, कामा लगाना है हमें, ठीक है ना, कामा लगाइए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट कहाँ तक, xn तक, ठीक। अब देखो ये n प्रेक्षण इस तरीके से हमने मान लिए। तो अब इन n प्रेक्षणों का जो समांतर माध्य होगा तब क्या होगा वो देखिए। तब अब देखिए n प्रेक्षणों का समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य का सूत्र होता है, हमेशा याद रखो, पदों का योग, ठीक, बटे पदों की संख्या, ठीक है ना, यही तो होता है। तो अब देखो n प्रेक्षणों का हमें समांतर माध्य कितना दे रखे हैं, समांतर माध्य सवाल में दे रखे हैं x बार है, तो यहाँ पर हम x बार लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो x बार ये x है समझिए, ठीक है ना, बराबर। अच्छा पदों के योग को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा x लिख सकते हैं, सिग्मा x। भाई सिग्मा x क्यों, अब भाई एक बात ये समझ लो, हमें कितने दे रखे हैं, ये x1 x2 x3 और ये कहाँ तक है, xn तक है ना, xn तक, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, अपान में n रहेगा, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब देखो आगे और क्या करा है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, जब प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब प्रेक्षण क्या होंगे, प्रेक्षण। अब देखो प्रेक्षणों की जो संख्या है वो a नहीं रहेगी, तो जब हमारे प्रेक्षण क्या हो जाएंगे, पहले जैसे x1 माना तो x1 प्लस का a, इसी तरीके से x1 प्लस का नहीं x2 प्लस का a डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, xn प्लस का a तक जाएगा। अब बताओ यहाँ कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तब कह रहा है तब समांतर माध्य, तो नया समांतर माध्य होगा, है ना, तो नया समांतर माध्य हमसे पूछा है, तब हम निकाल लेते हैं, तब नया समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, सूत्र तो वही रहेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा पदों के योग को हमेशा हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा से, ठीक ना, तो सिग्मा। अच्छा अब देखो सिग्मा, या हम एक बार इसको अच्छे से समझा भी दें तो कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। समझाने के लिए एक तरीका हम ये अपना रहे हैं, यहाँ पर इसको काट दिए। अब देखो पदों का योग क्या, पद हमारा पहले का है, जैसे यहाँ पर है x1 प्लस का a, ठीक, प्लस फिर क्या है x2 प्लस का a डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, xn तक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन, ठीक, एक्स एन, और ये साथ में क्या है, ए भी है ना। तो इसको भी हम अगर पदों का योग कर रहे हैं तो ए एक्स, और ये कितने पद हैं, एन तक जा रहा है भाई। एन तक जाने का मतलब है इसके साथ ये कितने बार है, ए टाइम तक है, तो ए का भी क्या होगा, या एक्स एन प्लस ए हम लिख सकते हैं पहली बात ये। अब ये पदों की देखो संख्या जो है वो एन ही है यहाँ भी, क्योंकि प्रत्येक पद में केवल ए जोड़ा गया है, तो पदों की संख्या तो एन रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ लेते हैं। अब देखो ये x1 x2 x3 डॉट डॉट इनको अलग लिख सकते हैं, ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक, डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, xn तक है, ठीक है ना, xn तक। अब xn को इसी के साथ लिखते हैं, अगर xn को इसी के साथ अगर कर लें, डॉट डॉट xn एक साथ, और ये जो बचा ये ए 1 2 3 इसी तरीके से कितने ए बचेंगे, ये भी तो एन ए ही होंगे, क्योंकि भाई एक्स जब पद हो रहे हैं तो ये ए कितने होंगे, जैसे 1 2 3, और ये जब एन तक जा रहे हैं तो एन ए भी होंगे ना, तो प्लस का एन ए लिख सकते हैं, और पूरे के बटे कितना रहेगा एन। तो अब अगर इतने को देखा जाए, इतने का मान कितना आया, एक्स बार ही तो आया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, ठीक, ये सिग्मा एक्स, और प्लस का ये एन ए पूरे के बटे, अब पूरे के बटे एन है तो एन बना लो। अब इसको अलग अलग हम बटे करे दे रहे हैं। अब अलग अलग बटे करने का मतलब है तो सिग्मा एक्स अपान एन प्लस का एन ए अपान एन, एन से एन इधर कट गया। अब देखो इसका सिग्मा एक्स अपान एन का मान क्या है, एक्स बार दे रखे हैं ये, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार प्लस का इधर से एन एन कट गया तो क्या बचा ए, और यही इसका हो जाएगा फिर आंसर, यानी एक्स बार प्लस का ए, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, आशा है अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट करें। एक बार देखो रफली इसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। सवाल में क्या कहा था, इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य एक्स बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो माध्य होगा, नया माध्य होगा। तो हम क्या करें, मान लेते हैं माना एन प्रेक्षण कौन होंगे, x1 x2 x3 इस तरीके से होंगे। अब हमें पता है तब इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सूत्र याद रखिए, जब आंकड़े हमेशा इस प्रकार से हो, अवर्गीकृत हो, कामा में दिए हो, ठीक है ना, तो ये सूत्र लगाओ। अब पदों के योग को हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, n पद है तो xn तक जाएगा कि नहीं, यहाँ तक लिख लिया। तो अब देखो इन सब का जो पदों का योग होता है उसको हम सिग्मा लिख लेते हैं। अब ये कितने पद हैं, x पद है ना, मान लो n पदों का है तो सिग्मा, अब हमने पद किस में माना, x1 x2 में माना, तो इन सब सारे पदों को x लिख सकते हैं। तो सिग्मा x अपान n, पदों की संख्या कितने हैं, n है, तो पदों की संख्या वो नीचे जाएगी बटे में, ये हो गया। अब जब कहा यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, यानी तो ये चीज़ हमने हिंदी में लिख दी, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दें तब प्रेक्षण हमारे क्या बनेंगे, x1 प्लस ए x2 प्लस ए एक्स डाटा तक, ये कहाँ तक xn प्लस ए तक जाएगा, क्योंकि xn में भी तो a जुड़ेगा, हर एक पद में n जुड़ेगा, तब नया समांतर माध्य सूत्र वही पदों का योग बटे पदों की संख्या रहेगी। अब देखो तो पदों का योग देखो x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस x3 प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट xn प्लस ए, इसमें भी तो ये जुड़ेगा। अब इनको अगर हम ऐड करें तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, ये एक ब्रैकेट में आ गए। अब
ए कितने भाई, एन ए भी तो होंगे, जितने पदों की संख्या है उतने ही तो ए आएंगे। अब जैसे मान लो 3 ए होते हैं, हम 3 पद हैं और तीनों में एक एक ऐड करें तो कितने, 3 ही तो रहेंगे। जैसे मान लो एक संख्या है हमारे पास 1 2, ये 3 संख्या है और प्रत्येक में हमें एक एक जोड़ना है। तो जैसे 1 + 1 कामा जैसे 2 + 1 कामा 3 + 1, इनमें ऐड किया। तो पहले अगर हम जोड़ना चाहें तो 1 2 3 को एक साथ लिख लें, 1 + 2 + 3, इनको एक साथ लिख लें। अब जैसे ये 1 2 3, यानी प्लस का अगर हम देखें तो 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 × 1 होगा कि नहीं। ठीक, तो वही चीज़ तो यहाँ जितने n है तो a कितने होंगे, n a ही तो होंगे ना। तो ये हमने लिख लिया ऐसे। ठीक, अब तो जब ये लिख लिया तो अब इसको देखो क्या किया, ये भाई ये जो मान है ये क्या है, इसका मान हमें सिग्मा x/n दे ही रखे हैं। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, यानी मतलब ये जो ये होता है इसका ये पदों का योग है, तो इसको पदों का योग को क्या सिग्मा x लिखा जाता है। ठीक, तो सिग्मा x रख दिया और प्लस ये n a है उसको बाहर ब्रैकेट के, और अपान में n तो चल ही रहा है, चलने दो। अब देखो सिग्मा, अब फिर यहाँ से अलग अलग बटे कर दिया, तो सिग्मा x/n और प्लस इधर से na/n, तो n से n कैंसिल, तो यहाँ x बार इसका मान क्या दे रखे हैं, x बार और प्लस का a, तो ये इसका हो गया आंसर। तो आशा ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि अभी भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो इसके लिए एक अलग से अच्छे से हम और बता देंगे अलग सेपरेटली अलग वीडियो में। तो चलिए फिर आगे के जो सवाल होंगे वो उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।